अलग अलग प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपने देखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लीडरशिप दर्शाई अद्भुत थी। तीनों सेनाओं में जो आपसी में कोऑर्डिनेशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, जॉइंटनेस, दुनिया देख के दंग रह गई। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन बावजूद इसके एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के ऊपर अटैक करना, उसके लिए कितना करेज चाहिए। अगर आपने गलती से हमारे ऊपर छोड़ दिया तो विदिन 8 to 10 मिनट्स पाकिस्तान हमेशा हमेशा के दुनिया के नक्शे से निकल जाएगा। तो दोनों जो दुश्मन हैं इंडिया के, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी या डिफरेंस आपको दिखता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना बहुत बड़ा दुश्मन है। एज अ मिलिट्री मैन मैं कहूँगा पाकिस्तान जो है एक किस्म से ब्रदर एनिमी है। अभी भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला तो बड़े सोच समझ के हमारे प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। बीवियों के माथे का सिंदूर मिटाया। ये सिखाना पड़ेगा कि सिंदूर की कितनी मान्यता है, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो आई एम श्योर सर, क्योंकि आपने 1971 की वॉर का पार्ट आप भी थे, तो नाइट 3rd फ्लोर पर ही हमने कराची को हिट किया था, ग्वादर को हिट किया था। इट वॉज अ वंडरफुल ऑपरेशन कैरिड आउट सफ़ेद सागर बाय द एयरफोर्स। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवंतिका यादव और हमारे पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज पॉडकास्ट जिनके साथ हम कर रहे हैं, वैसे तो उनका परिचय देने की कोई ज़रूरत मुझे है नहीं। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स में इनका फेस देखा होगा। जब देश के मुद्दे होते हैं, जब बात डिफेंस की होती है, हम बात करते हैं इंडिया चाइना की या इंडिया पाक की, तो सबसे ज़्यादा जब व्यूज़ जो आते हैं टीवी चैनल पर वो इनके ही आते हैं। मैं परिचय दे देती हूँ। हमारे साथ है रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो आप? भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। और अभी आपने तो सर आर्मी में बहुत सारा काम किया है, एक बहुत लंबी टाइम तक आपने देश को सर्व किया है, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, हालांकि अभी डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हैं, सीज़ फायर हो गया है इंडिया पाकिस्तान का। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के, खैर टेररिस्ट तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, उन्होंने पुलवामा में जो किया है, या अभी जो रिसेंट उन्होंने पहलगाम में जो किया है, और उसके बाद इंडिया ने जैसे वॉर किया। तो ये जो सिचुएशन है, इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके व्यूज़ इस पर। देखो, हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर कह रहा है, बड़ी देर से कह रहा है कि टेररिज्म जो है इस समय सबसे बड़ा खतरा है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए, हिंदुस्तान के लिए, लेकिन पूरी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर हर फोरम में, चाहे वो G20 मीट हो, चाहे G7 मीट हो, चाहे UN की मीट हो, चाहे ब्रिक्स की मीट हो, चाहे SCO मीट हो, हर समय कहते रहे कि आतंकवाद जो है आज सबसे बड़ा दुनिया के लिए खतरा है। और साफ तौर पे कहते रहे कि पाकिस्तान जो है इस आतंकवाद का गढ़ भी है और जड़ भी है, और बड़ा लाजमी है कि इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है दुनिया का दौरा चला रहा है। पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों के माध्यम से मुंबई कांड हुआ, उसके बाद में फिर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो बड़े पैमाने पर हमारे 19 जवानों को मार दिया, उन्होंने शहीद कर दिया उरी के अंदर। तो हमने उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, लेकिन 3 साल के बाद में फिर पुलवामा में उन्होंने 40 CRPF के जवानों को मार दिया। फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक की, लेकिन बालाकोट स्ट्राइक की थी 2019 में, फिर 2025 में, और इसके बीच में छोटे बड़े हादसे होते रहे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान बाज नहीं आया। फिर 2025 में उन्होंने पहलगाम में 26 इनोसेंट्स को मारा, और ख़ास करके 26 लड़कियों या बहनों को या माओं को उनके माथे का सिंदूर हटाया, और चुन चुन के ये जांच करके कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदुओं को मारा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को साफ तौर पे कहा कि इसमें आप बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व हो। उनको 14 दिन का समय दिया कि आप इनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई कीजिए जिन्होंने ये कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहा। पाकिस्तान ने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपके अपने होम ग्राउंड है। जबकि TRF जो LET का ही चमचा है, जो वैली में काम कर रहा है, उसने साफ तौर पे कहा था कि मैंने कार्रवाई की है। बाद में TRF ने डिनाइल मोड में चला गया। तो हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया कि इसके खिलाफ़ हमको कुछ कार्रवाई करनी है। फिर 7 मई को हमने केवल 9 जो टेरर के गढ़ थे, जिसमें उनके टेरर की यूनिवर्सिटी भी कहलाई जाती हैं, मुरुद के और भावलपुर, उनके ऊपर अचानक हमला किया। ये हमला जो था पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किया गया
किसी प्रकार का कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ, किसी सिविलियन की डेथ नहीं हुई, किसी मिलिट्री की डेथ नहीं हुई, केवल और केवल आतंकवादियों को नुकसान पहुंचा। और ये टोटल ऑपरेशन जो चला 25 मिनट में, 25 मिनट में हमने 9 आतंकवादी के गढ़ को और पाकिस्तान को साफ तौर पे कहा कि हम आपके साथ नहीं लड़ रहे, हमारी आपकी आर्मी के साथ लड़ाई नहीं, आपके अवाम के साथ लड़ाई नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ाई, हमारी लड़ाई है केवल और केवल आतंकवाद के साथ। और हमने जो करना था कर लिया। इशारा दिया था पाकिस्तान को कि आप रिटेलिएट मत कीजिए क्योंकि हमने आपके साथ लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने अगले 2 दिन हिंदुस्तान के ऊपर तकरीबन 700 ड्रोन्स और 25 मिसाइलें दागी। हिंदुस्तान के एयर डिफेंस ने इतनी मजबूती से काम किया कि सारे के सारे जो ड्रोन थे 700 के 700 विफल हुए, कोई भी मिसाइल कामयाब नहीं हुई। फिर नाइट 9th 10th को हिंदुस्तान ने केवल 23 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को बर्बाद किया। और इनके लिए हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, स्कल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया, फिर स्काइप का इस्तेमाल किया और हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमारा एक भी सैनिक बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, हमारी कोई वायुसेना ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, अपने देश के अंदर ही जाके ये कार्रवाई की। और वास्तव में 48 मिनट्स, पहले 25 मिनट और 23 मिनट्स में, ये 48 मिनट में हमने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिफेंग कर दिया, कम्प्लीटली डेसिमेट कर दिया। हिंदुस्तान की फ़ौज आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज 12वें नंबर पे सबसे बड़ी फ़ौज है। और उस माफ़ी की सिमेट्री नहीं है जैसे अमेरिका और हौथीज़ में है, लेकिन अमेरिका हौथीज़ को डिस्ट्रॉय अभी तक नहीं कर सका डिस्ट्रॉय, या इसराइल और हमास 19 महीने जंग चल रहा है, या रशिया यूक्रेन। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन था, उसके बाद जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धूल में मिटा दिया इन एग्जैक्टली 4 डेज़, दुनिया इसको इस चमत्कार को देख के दंग है। वास्तव में अब ये हिंदुस्तान की फ़ौज को सारी दुनिया जो है देश की एकता, देश की अखंडता, देश की छवि और देश की आबरू की एक फरिश्ते के रूप में देखती है। वास्तव में कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस जो है आज हिंदुस्तान के गार्डियन एंजल बन गई है। और मुझे इस पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं ये कहने में। बिल्कुल सही बात है सर। वैसे भी कहते हैं ना, हम देश में सुकून से इसीलिए सो रहे हैं क्योंकि हमारी जो सेना के जवान हैं वो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे हमने, क्योंकि वही आतंकवाद पे अटैक किया इंडिया ने और कहा भी कि हम किसी देश पर अटैक नहीं कर रहे हैं या हम सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ आतंकवाद से है। अभी इससे पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक इंडिया ने की है और अभी भी जो टारगेटेड अटैक इंडिया ने किया, क्या इससे इलाज होगा आतंकवाद का? पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान फिर दोबारा उठने इसी माफ़ी की कोशिश करेगा, लेकिन इस माफ़ी के हिंदुस्तान ने उसको जिस माफ़ी का बर्बाद किया है उसको बहुत साल लगेंगे कि दोबारा खड़े होने में। उसके जो अभी एयरफोर्स है उसके एयर डिफेंस कम्प्लीटली वाइप आउट हो गई है, उसके रेडार्स कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए हैं, उसकी एयरफोर्स कम्प्लीटली ग्राउंडेड हो गई है। कम से कम 25 से 30% एयरफोर्स उसकी डिस्ट्रॉय हो गई है। बाकी सारे के सारे एयरफील्ड तबाह हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो उसके न्यूक्लियर, जहाँ पर न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे वो भी अनयूजेबल हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सुना है कि वहाँ अर्थक्वेक जो आया, वहाँ अर्थक्वेक आया एक जगह में 4.0 का और चगाई हिल में 5.7 का, जिससे साफ तौर पे नज़र आता है कि कुछ बड़ी कार्रवाई वहाँ हुई है। उसको एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी साफ तौर पे कह रही है कि वहाँ कोई लीकेज नहीं हुई, लेकिन ये एजेंसी जो है वो वही कहेगी जो अमेरिका चाहता है इसको कहने के लिए। लेकिन अमेरिका के हवाई जहाज़ वहाँ आए जो साफ तौर पे रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट को लेकर ये मेजर करने के लिए रेडियोलॉजी लीक कितनी हुई। फिर इजिप्ट से हवाई जहाज़ आए जो बोरोन लेके आए, जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर वास्तव में वहाँ लीकेज हुई है तो पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है इसके बाद में, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, हमने कम्प्लीटली पैराडाइम शिफ्ट किया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बताया और दुनिया को बताया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आइंदा किसी प्रकार की हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश टेररिस्ट साजिश हुई तो हम घुस कर मारेंगे। और आतंकी कहीं भी छुप जाए दुनिया में, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। वील डिटेक्ट देम, वील ट्रेस देम एंड वील न्यूट्रलाइज देम। साथ ही साथ हिंदुस्तान ने कहा है आज के बाद हम न्यूक्लियर धमकी को, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक और बहुत बड़ी चीज़ कही है, उन्होंने कहा जो टेररिस्ट हैं और जो टेररिस्ट के स्पॉन्सर्स हैं, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उनके स्पॉन्सर्स हैं पाकिस्तान आर्मी और ISI, हम दोनों को एक ही तराजू में देखेंगे, उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। अभी तक हम कहते थे स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स,
पाकिस्तान कहता था ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने कहा स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम एक ही देखेंगे और जो स्पॉन्सर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जैसे कि हम टेररिस्ट के खिलाफ कर रहे हैं। क्या स्पॉन्सर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है? देखो स्पॉन्सर जो है पाकिस्तान को इस समय तो दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा टेररिस्ट का हमला हुआ है, चाहे वो रशिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे फ्रांस में हो या जर्मनी में हो, पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। टेररिज्म तो बहुत देशों में फैली हुई है, बड़े सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑलमोस्ट लगभग 100 से ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य गढ़ है टेररिज्म का, जहाँ टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जाती है, वो केवल और केवल पाकिस्तान में। लेकिन जब इंडिया के साथ में टेंशन जो चल रही थी, उस बीच में IMF पाकिस्तान का फंड जो है उसको क्लियरेंस दे देता है $2.5 बिलियन। उसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इंडिया ने एब्सटेन किया, बट वहाँ पे और भी जो कंट्रीज़ हैं, US है जिसका 16% से ज़्यादा का शेयर है, या और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम जो टेररिज्म है उसके ख़िलाफ़ हैं और उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस टेंशन के बीच में जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उस बीच में ये फ़ंड क्लियर होना, इसे कैसे देखते हैं आप? हमारी सरकार ने खास करके हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा है, एक किस्म से जो IMF का जो फंड रिलीज़ हुए हैं वो केवल टेररिज्म को बढ़ावा देना है। जो हमने G20 मीट किया, G20 मीट के पूरे 20 एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया, उनको साफ तौर पे दर्शाया कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है 100%, उनको एविडेंस भी दिखाया। उसके बावजूद ऑल G20 कंट्रीज़ ने हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़े हुए और IMF को क्लियर किया। तो वास्तव में IMF से जो फंड मिला है 82% से ज़्यादा जो है डेट टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो 20% डेट रिलीफ के लिए किया जाएगा। वास्तव में अपने अवाम की उछाल के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, और ये बहुत बड़ा दुनिया का दोहरा चेहरा साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हिंदुस्तान ने बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस किए हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि हमने काफ़ी मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजी जा रही हैं। शशि थरूर एक को लीड करेंगे जो अमेरिका और यूरोप पे जाएंगे, फिर सलमान खुर्शीद है जो जापान जाएंगे, फिर शिंदे जी हैं जो जाएंगे UAE और मिडल ईस्ट में। इसी माफिक 7 डेलीगेशन, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी हिंदुस्तान ने खुद फैसला कर लिया कि हम सारी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हैं, जितने भी कंट्री के पार्लियामेंट है, उनको हम साफ तौर पे एजुकेट करेंगे कि वास्तव में पाकिस्तान कितने डीपली इन्वॉल्व है टेररिज्म में, और इसलिए ये दोहरा चेहरा जो है इससे के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। जब दोहरे चेहरे की बात आती है, टर्की से बहुत ज़्यादा खफा इस समय हिंदुस्तान है कि जब वहाँ पर एक संकट आया, इंडिया ने रिलीफ भेजा, वहाँ पर इतना लॉस हुआ, लाइव्स का लॉस हुआ, इंडिया ने रिलीफ भेजा, इंडिया ने फ़ंड भेजा। और जब बारी आई कि इंडिया पाकिस्तान, जब दिख रहा है कि एक कंट्री आपको सपोर्ट कर रही है, आपको मुसीबत के समय में आपको का सहयोग कर रही है, आप फिर भी उसके दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टर्की का हमेशा ही रवैया जो है एंटी इंडियन रहा है, जब से अर्दोगन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं या प्रेसिडेंट बने हैं। उससे पहले हज़ारों साल से टर्की और हिंदुस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे थे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे इंडिया और कनाडा के थे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जब आए तो इंडिया कनाडा के रिलेशन डिप कर गए। इसी माफिक जब अर्दोगन आए, इंडिया टर्की के रिलेशन डिप कर गए। उसका मेन कारण क्या है? अर्दोगन चाहते थे कि वो मिडल ईस्ट में, मुस्लिम कंट्रीज़ में और अरब कंट्रीज़ में सबसे टॉलेस्ट लीडर के रूप में नज़र आए, और वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया के ज़्यादा उनको मान्यता मिले, लेकिन वो मान्यता उनको मिल नहीं रही। इस समय टर्की की इकॉनमी काफ़ी डूबी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ब्रदर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जबकि टर्की में अर्थक्वेक आया, वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। सबसे ज़्यादा सहायता जो है हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान ने फील्ड हॉस्पिटल भी भेजे, अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम भी भेजी, बहुत बड़े। और टर्की के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान को चाहते हैं, लेकिन अर्दोगन जो है वो हिंदुस्तान के दुश्मन है। उनको पनिश करने के लिए हिंदुस्तान ने भी बहुत सारे फैसले लिए हैं टर्की के लिए। उनकी जो सेलेब नाम की कंपनी है जो 9 एयरपोर्ट्स पे काम कर रही थी, जिसमें दिल्ली भी शामिल था, बॉम्बे भी शामिल था, बेंगलोर भी शामिल था, हैदराबाद भी शामिल था, वो कंपनी जो है उसके 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर है अर्दोगन की बिटिया, अर्दोगन का सन इन लॉ और अर्दोगन की वाइफ। हिंदुस्तान ने उसको बैन किया। फिर हिंदुस्तान ने कहा है बहुत बड़े पैमाने पे हमारे
कम से कम 6 मिलियन पर्यटक जाते थे हर साल टर्की में, 60% ने तो अपने कैंसिल कर दिए, पर्यटक भी जाने बंद हो जाएंगे। फिर हम बड़े पैमाने पर टर्की से उसका मार्बल इंपोर्ट करते हैं, उसके एप्पल्स इंपोर्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंपोर्ट करते हैं, इन सब में रोक लगा दी है। तो वास्तव में टर्की को हिंदुस्तान सबक सिखाने जा रहा है, बिल्कुल उसी माफिक जब मालदीव के नए प्रेसिडेंट आए थे तो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। जब हिंदुस्तान ने कहा कि हमारे पर्यटक वहाँ नहीं जाएंगे तो विद इन 1 ईयर उनकी इकोनॉमी कम्प्लीटली कोलैप्स हो गई। उनको साफ तौर पे नज़र आया कि हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी जो है उनके लिए बहुत नुकसानदेही है। मुझे पक्का यकीन है टर्की को भी पता लग जाएगा। अगले साल टर्की में नई इलेक्शंस है, अर्दोगान 100% इलेक्शन हारेंगे। अगर नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इंडिया टर्की के रिलेशंस फिर शायद उठ खड़े होंगे। जैसे कि अभी कनाडा में कैरी आए हैं, उन्होंने 4 मिनिस्टर्स रखे हैं जो हिंदुस्तानी हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी जो है वो भी अनीता जो वो भी हिंदुस्तानी है। तो मुझे पक्का लगता है रिलेशन इम्प्रूव होंगे। अर्दोगन को किसी प्रकार से कोई सक्सेस नहीं मिली जिस चीज़ में चाहते थे। लेकिन सर जैसे सबको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन बावजूद इसके एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के ऊपर अटैक करना, उसके लिए कितना करेज चाहिए? क्योंकि वही कहते हैं कि यूएस जो है वो कभी भी ऐसी कंट्री के साथ लड़ाई नहीं करेगा या उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा जो न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन इंडिया ने वो नहीं देखा और पाकिस्तान के ऊपर जहां उन्हें जिस टारगेट पे अटैक करना था उन्होंने 1 सेकंड नहीं सोचा। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल किया गया, हिरोशिमा नागासाकी, कोई भी न्यूक्लियर नेशन ने किसी दूसरे न्यूक्लियर नेशन के ऊपर वार नहीं किया। सारी दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर वेपन जो है इज़ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज़ अ वेपन ऑफ डेटरेंस, कि आप डर जाओ हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, आप हमारे ऊपर करोगे तो हम आपको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पिछले 30 साल से अनेकों प्रधानमंत्रियों को बार बार धमकी दे रहा था कि मेरे पास बॉम्ब है, ये हम दिवाली के पटाखों के लिए नहीं रखे, शब बारात के लिए नहीं रखे, हम इस्तेमाल करेंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोल रहे थे, बिलावल भुट्टो बोल रहे थे, ख्वाजा जी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर बार बार बोल रहे थे। तो हिंदुस्तान ने, अगर आपको याद होगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसके स्ट्राइक की थी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे कि हम एस्केलेट वहाँ तक नहीं होने देंगे, लेकिन उस माफी की कार्रवाई नहीं की जो करनी चाहिए थी। फिर जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की, फिर हमने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ध्यान में रखा। इस बारी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा कि बिल्कुल न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ये जो धमकी है इस फेक, पाकिस्तान किसी हालत में हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा मेरे पास 250 ग्राम का बॉम्ब है, 500 ग्राम का बॉम्ब है। उन्होंने कहा छोटा बॉम्ब हो या बड़ा हो, अगर आपने गलती से हमारे ऊपर छोड़ दिया तो विद इन 8 to 10 मिनट्स पाकिस्तान हमेशा हमेशा के दुनिया के नक्शे से निकल जाएगा। हिंदुस्तान में बड़ी कैजुअलिटीज़ होंगी लेकिन वील वाइप यू आउट कम्प्लीटली। और उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। लेकिन पहले जो अपने टारगेट चुने, जैसे कि मैंने कहा, पूरे के पूरे 9 के 9 टेररिज्म से रिलेटेड थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हमने पूरे 10 एयरफील्ड जो उनके जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ सकते थे, क्योंकि उनके अभी मीन्स ऑफ कैरिंग आउट अ न्यूक्लियर अटैक ओनली टू एक मिसाइल्स के माध्यम से और दूसरा जो है हवाई जहाज़ के माध्यम से। उनकी मिसाइल तो उनका साफ तौर पे नज़र आ गया था, मिसाइल तो हिंदुस्तान तोड़ रहा है, एक भी मिसाइल उनकी सक्सेसफुल नहीं हुई। और जितने एयरक्राफ्ट थे हमने 11 मेजर एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। साथ ही साथ जहाँ पे उनके न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर किया जाता है, दो हिंदुस्तान के DGMO एयरफोर्स के उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता कि कराना हिल में किया जाता है। जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा हमको नहीं, हम तो आपसे सुन रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर लिस्ट दोनों साल देश है एक दूसरे को हर साल देते हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स भी मालूम होते हैं। हिंदुस्तान को कोऑर्डिनेट्स मालूम थे। क्या वहाँ हमने बम्बिंग की या नहीं की मैं तो नहीं जानता, लेकिन साफ तौर पे जो दुनिया है वो साफ तौर कह रही है कि ब्रह्मोस की तरफ से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया चिगाई हिल्स के ऊपर और कराना हिल्स के ऊपर, जहाँ पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं। और अगर न्यूक्लियर लीकेज हो गई है तो अगले 1000 साल तक वो न्यूक्लियर वेपन है उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा कहा अभी पता कहा जा रहा है कि वास्तव में पाकिस्तान के अपने न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं। वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन जो रखे हुए थे सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो अमेरिका के हैं और इनको लाए गए थे जब सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन के ऊपर नज़र रखने के ऊपर, चाइना के ऊपर नज़र रखने के और हिंदुस्तान के ऊपर, अगर आपको याद है अभी हमारे थोड़े कुछ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। 65-71 के समय उसके काफ़ी देर तक अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह हमेशा ही प्रो पाकिस्तान रहे हैं।
तो उनके वेपन्स हैं, तभी अमेरिका के हवाई जहाज़ तुरंत से है वो देखने के लिए कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ या नहीं हुआ। ये जब वॉर होती है या जब ऐसी सिचुएशन कोई भी देश पर आती है, तो जो देश की लीडरशिप है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है? आप लड़ाई हारोगे या जीतोगे, अ लॉट डिपेंड्स ऑन द लीडर। आप देखो पाकिस्तान के सेनेट के अंदर एक मंत्री ने उनको कहा, शहबाज शरीफ को, कि आप गीदड़ हो, एंड ही सेड एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ गीदड़ विल लूज टू एन आर्मी ऑफ गीदर्स लेड बाय अ लायन। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी तो शेर हैं और आप इतना घबराते हो उनसे कि उनका नाम भी लेते डरते हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लीडरशिप दर्शाई अद्भुत थी। तीनों सेनाओं में जो आपसी में कोऑर्डिनेशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, जॉइंटनेस, दुनिया देख के दंग रह गई। फिर आज के युग में लड़ाई को प्रोग्रेस करना, 4 मिनिस्ट्रीज को साइनर्जेटिकली काम करना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये चारों ने मिलजुल कर कार्रवाई की और चारों ने एक समय में स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर। इकोनॉमिक मिनिस्ट्री जो थी उन्होंने स्ट्राइक किया इंडस वाटर को लेके, पाकिस्तान का कहा पानी बंद करेंगे, कुछ डैम से पानी रोका, तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत की घड़ी खड़ी हुई है। फिर आपने पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को कम्प्लीटली आइसोलेट किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। फिर पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की और फिर काइनेटिक स्ट्राइक की मिलिट्री के द्वारा। सो ये चारों की चारों जो है दुनिया तो देख के दंग रह गई है। आप देखो किस माफी की प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स कर रहे थे, CCS की 2 बारी मीटिंग की, CCP की मीटिंग की, CCA की मीटिंग की, 2 बारी पॉलिटिकल लीडर्स जितने बाकी पार्टीज़ के ऑल पार्टी के उनको कॉन्फिडेंस में लिया, एंड ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थ्रू आउट। सारे समय प्राइम मिनिस्टर अपने इस ऑपरेशन को अपने घर में बैठ के मॉनिटर कर रहे थे, वो फर्स्ट 25 मिनट्स के और 23 मिनट्स के भी। इस माफी की लीडरशिप तो आजकल दुनिया में किसी ने देखी नहीं। इसी की वजह से मेरे मुताबिक ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान जीता है, और इतनी बड़ी जीत जो है आज तक दुनिया के एनल्स ऑफ वॉरफेयर में नहीं हुई। डिसीजन मेकिंग पावर आज ज़्यादा हो गई है। 3 चीज़ें साफ तौर पे नज़र आई जो पहले कभी नज़र नहीं आई थी। एक डिसाइसिवनेस, दूसरा पॉलिटिकल विल, और तीसरा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर से कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मैं इस्तेमाल करूँगा डरे हुए थे। पिछले 30 साल से डरे हुए थे। मोदी जी ने उसको नज़रअंदाज किया। पॉलिटिकल विल जो उन्होंने दर्शाई, अनबिलीवेबल, रिस्क टेकिंग पोटेंशियल अनबिलीवेबल, एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट एज अ प्राइम मिनिस्टर। कितनी बारी उन्होंने चीफ्स के साथ मीटिंग की, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। कितनी बारी उन्होंने अजीत डोवाल के साथ में डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, कितनी बारी CDS के साथ की। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि वॉज इन फुली एब्सोल्यूट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। एब्सोल्युटली। इवन बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक आपने देश को सर्व किया है, देश की आर्मी को सर्व किया है। 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर हो, 1999 की वॉर हो, आप तीनों वॉर्स का पार्ट थे। अलग अलग प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपने देखा है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, इंदिरा गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, और आज प्रधानमंत्री मोदी को आपने देखा है। कितना बदलाव आप जो है ना, जैसे 3 चीज़ों का आपने जो जिक्र किया, डिसाइसिवनेस हो या रिस्क टेकिंग पावर हो, कितना डिफरेंस आप देखते हैं तब से अब तक? देखो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भी ज़बरदस्त रिस्क लिया। पाकिस्तान को नहीं ज़रूरत था कि हम लाहौर को या सियालकोट के ऊपर अटैक कर देंगे। हम ऑलमोस्ट इचोगल कनाल क्रॉस करके लाहौर तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान कम्प्लीटली अचंभित हो गया था, ही नेवर एक्सपेक्टेड दिस। तो वो तो रिस्क टेकिंग पोटेंशियल था। लेकिन जो हिंदुस्तान ने जीत हासिल की, नेगोशिएटिंग टेबल में ताशकंद में पूरी जीत को हार में कन्वर्ट कर दिया। हमने सब कुछ लौटा दिया। हाजीपी जो पकड़ा था, जो लाइफ लाइन था कश्मीर का, अगर पाकिस्तान को हम हाजीपी वापस नहीं देते तो POK हमारे साथ मिल गया होता। ओनली रोड दैट लीड्स टू कम्प्लीट अप गो थ्रू हाजीपी पास, वो वापस कर दिया। 70 और 65 में एक और बड़ा चीज़ थी। 65 वॉर में पाकिस्तान के पास को अमेरिका और ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। उनकी वॉर प्लान्स ब्रिटेन और अमेरिका ने बनाई थी। उनके पास हवाई जहाज़ हमसे बेहतर थे, सेबर्स और सुपर सेबर्स। हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज के टेम्पेस्ट, मिस्टियस, तूफानी और कैनबरास थे। उनके पास लेटेस्ट टैंक्स थे, पैटर्न टैंक्स। हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज के सेंचुरियन, शर्मन और स्टुअर्ट थे।
उनका तोपखाने की रेंज 21 किलोमीटर थी, हमारी तोपखाने की रेंज मैक्सिमम 11 किलोमीटर थी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान हर प्रकार से हमसे सुपीरियर था। 62 में हमने चाइना से हारे थे, पाकिस्तान को लगता था कि हमारी मोरल एंड मोटिवेशन डाउन है, लेकिन जब लड़ाई हुई, जीत किसकी हुई? हिंदुस्तान की, क्योंकि द मैन बिहाइंड द मशीन, उसका मोरल, उसका मोटिवेशन, उसकी लीडरशिप, उसकी ट्रेनिंग एंड द कॉज फॉर विच ही वॉज फाइटिंग, मातृभूमि की रक्षा, और पूरा देश एकजुट होकर उसके पीछे खड़ा हुआ, वॉज अनबिलीवेबल। तो जीत हमारी हुई, लेकिन नेगोशिएटिंग टेबल पे जो जीत को हार में कन्वर्ट कर। 71 में पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की हमारे 12 फ्रंट लाइन एयरफील्ड्स के ऊपर, ये सोच कर कि हमारी एयरफोर्स को वाइप आउट कर देंगे। उसको मार्जिनल से भी कम सक्सेस मिली। फिर 13 ही दिन के अंदर इंदिरा गांधी ने एक नया देश खड़ा कर दिया। इन दी एनल्स ऑफ वॉरफेयर नो कंट्रीज एवर बीन एबल टू अचीव दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि 13 ही दिन में हमने एक नया देश खड़ा कर दिया। फिर 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स, जिनके पास 6 महीने के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए वेयर विदॉल था, लॉजिस्टिक सब कुछ था, घुटने टेक दिए। अगेन दैट वाज द लार्जेस्ट सरेंडर दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। लेकिन उसके बाद शिमला में जब 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुई, जीत को वंस अगेन हार में कन्वर्ट कर दिया। हमने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स वापस कर दिए, जितनी ज़मीन पकड़ी थी खास करके पंजाब एरिया में वापस कर दी। कश्मीर में हमने नई लाइन बना दी जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जा रहा है, और अपने प्रिजनर्स हो गए उनको भी वापस नहीं लिया। पाकिस्तान ने उनको टॉर्चर कर कर के मारा। तो बहुत बड़े पैमाने पर लीडरशिप में कमज़ोरी थी। इस बारी हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा है, अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग में टेम्प्रेरी पॉज है, तो ये तो ट्रेलर है। अगर आपकी ज़रूरत हुई किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने के लिए, तो फिर हम तो आपको धूल में मिटा देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप का फ़र्क है, और मुझे नहीं लगता कि इस बारी हम अपनी जीत को हार में कन्वर्ट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि इस समय पाकिस्तान को ख़त्म कर देना। अगर हम, मेरे मुताबिक इस बार सीज़ फायर जो है हिंदुस्तान के हित में थी, क्योंकि हमने 3-4 चीज़ें कहा थे। हमने साफ तौर पे कहा था कि लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनकी मिलिट्री के साथ नहीं है, आवाम के साथ नहीं है, लड़ाई आतंकवाद के साथ में है। तो अगर आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करता तो उसमें शिफ्ट होता। दूसरा, आपको पूरी दुनिया का सपोर्ट था जब आप आतंकवाद के साथ लड़ाई कर रहे थे। मुस्लिम कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ आपके साथ थी। अगर आपने कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करता तो ये मुस्लिम कंट्रीज़ और अरब कंट्रीज़ का रवैये में तब्दीली होती। 1971 की जब वॉर हुई थी, सबसे पहले अटैक जोधपुर के ऊपर जो हुए थे वॉज बाय स्टार फाइटर्स जॉर्डेनियन एयरफोर्स। उनके 2 हवाई जहाज़ गिरा दिए गए थे, जिसके पायलट्स को भी इजेक्ट किया था, और जॉर्डेनियन थे। लिबिया ने 5 हवाई जहाज़ साइड स्टेप किए थे, सऊदी अरेबिया ने 35 किए थे। बड़े पैमाने पर टर्की, इंडोनेशिया, ईरान ने अपनी फोर्सेस को पूरा मोबिलाइज कर दिया था कि इस्लाम खतरे में है। तो कल फिर ये जो लड़ाई हुई है, इसमें केवल और केवल एयर डिफेंस का काम हुआ है। हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एयर डिफेंस ने काम किया, और हमारी मिसाइलों ने और एयरफोर्स ने। हमने पाकिस्तान की आर्मी कम्प्लीटली इंटैक्ट है। आपने पाकिस्तान की आर्मी को नहीं डिस्ट्रॉय किया, उनके ना तो बख्तरबंद गाड़ियाँ, ना उनके टैंक्स, ना उनकी कुछ। और जम्मू कश्मीर का एरिया जो पीओके का है, हेवली वुडेड है, ऊंची नीची पहाड़ियाँ बिल्कुल जैसे हमारी तरह। फिर चाइना ने $65 बिलियन खर्च किया सीपैक के ऊपर, और सीपैक की शुरुआत वहाँ से होती है, काराकोरम हाईवे वहाँ से होता है। पाकिस्तान, चाइना ने अंडर द गाइज ऑफ लेबर कि उसको मेंटेन करने के लिए जो लेबर है, वास्तव में 1.5 से 2 डिवीज़न फोर्सेस अपनी वहाँ बिठा रखी हैं पीओके में। उनकी मिसाइल्स और हैवी आर्टिलरी हमारे सैटेलाइट ने पकड़ी है, जो गुफाओं में छुपाए हुए हैं। तो आपकी 2 तरफा वॉर हो जाती है। आप 2 तरफा वॉर के लिए इस समय तैयार नहीं थे। इसलिए और देन पावर्स टू बी, जैसे प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है स्ट्रैटेजिक लेवल पर, उनके पास अनेकों इनपुट हैं जो आम जो रिटायर्ड वाले ऑफिसर्स हैं, या जितने भी हमारे वेटरन्स हैं, या जो स्पोक्स पर्सन हैं जो मीडिया में आ रहे हैं, उनके पास वो इनपुट्स नहीं हैं जो प्रधानमंत्री के पास थे डिसीजन। और जो प्रेसिडेंट चीफ से वगैरह हैं, दे आर वेरी मेच्योर्ड। हमारे देश ने बड़े सोच समझ के सही डिसीजन लिए कि इस समय इतना ही काफ़ी था, हम तैयार नहीं है फॉर अ 2 फ्रंट वॉर।
देश का दुश्मन पाकिस्तान है और एक तरफ हमारा पड़ोसी जो चाइना है वो भी जिस तरह से समय समय पर अपना रंग बदलता है, फितरत बदलता है, दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? और क्योंकि हमारा कई बार डिस्प्यूट यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का तो चलता ही है, लेकिन अरुणाचल की साइड पर जो बॉर्डर है वहाँ पर हम पाकिस्तान से भी चाइना से भी लड़ते रहते हैं। डोकलाम है या कितनी ही बार वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चाइना करता रहता है, बार बार लाइन शिफ्ट करने की कोशिश तो उसकी तरफ से रहती ही है कि कितना भारत की ज़मीन के अंदर घुसा जाए। तो दोनों जो दुश्मन हैं इंडिया के, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी या डिफरेंस आपको दिखता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देशवासी साफ तौर पे जानना चाहेंगे इसके बारे में डिफरेंस। एज अ मिलिट्री मैन मैं कहूँगा पाकिस्तान जो है एक किस्म से ब्रदर एनिमी है जिसकी क्षमता टू डू डैमेज टू इंडिया इज़ मिनिस्क्यूल। चाइना बहुत बड़ा दुश्मन है हुज एबिलिटी टू डू डैमेज टू यू इज़ एनॉमस। उसका डिफेंस बजट आपके डिफेंस बजट से 3.5 गुना ज़्यादा है पिछले 35-40 साल से। जब से चाइना आज़ाद हुआ है, चाइना ने अपने आप को तैयार करना शुरू किया फॉर अ पोटेंशियल वॉर विथ अमेरिका, द वर्ल्ड्स लीडिंग सुपर पावर। सो 1949 से जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, 1949 से 2025 तक चाइना की तैयारी है अमेरिका को आपकी तैयारी 1990s तक तो आपकी तैयारी केवल पाकिस्तान के लिए थी, अब चाइना को तो दुश्मन मान ही नहीं रहे थे। तो इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त अंतर है। फिर चाइना के जो रिसोर्सेज हैं आर ह्यूज कंपेयर टू पाकिस्तान। चाइना की न्यूमेरिकली एयरफोर्स आपसे बहुत बड़ी है, उसकी नेवी आपसे बहुत बड़ी है, लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड टुडे है। आपके 145 या 150 जहाज़ हैं, चाइना के ऑलमोस्ट 395 और 400 के करीब हो गए हैं। फिर उसके पास मिसाइल पावर आपसे बहुत ज़्यादा है, रॉकेट लॉन्चर उसकी सेकेंड आर्टिलरी जो है आपसे ज़्यादा पावरफुल है। उसी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की फोर्स को मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश की है। कई प्रकार के फोर्स मल्टीप्लायर्स को लगाया है, जैसे कि राफेल लेके आए, चिनूक हेलीकॉप्टर लेके आए, चिनूक लेके आए, अपाची लेके आए, फिर आपके बोफर्स को इंडक्ट किया, फिर आपके पिनाका सिस्टम को इंडक्ट किया, वज्रा को इंडक्ट किया, अनेकों प्रकार के, फिर आपके रोमियो हेलीकॉप्टर्स को, प्रेडेटर ड्रोन्स को। बहुत बड़े पैमाने पे आपकी नेवी की क्षमता, आपकी एयरफोर्स की क्षमता, आपकी आर्मी की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन गैप बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि डिफेंस बजट में काफ़ी 3.5 गुना फ़र्क है, बहुत ज़बरदस्त गैप है। इसको गैप को क्लोज़ करने के लिए तो कई साल लग जाएंगे, लेकिन 8 to 10 ईयर्स में आपके पास क्षमता आ जाएगी, उतनी ताकत आ जाएगी कि चाइना को आप हर प्रकार से डेटर कर सकोगे। फिर अगर आप देखो हमारे पास केवल और डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी, रिपोस्ट की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं थी। हमने 2 अभी स्ट्राइक कोर खड़े कर दिए। एक स्ट्राइक कोर ईस्टर्न इंडिया में किया जो चिकन नेक एरिया और अरुणाचल के लिए और कुछ सेंट्रल सेक्टर के लिए, और दूसरा एक स्ट्राइक कोर खड़ा किया है जो पहले था मथुरा में होता था, वो नाउ एक्सक्लूसिवली लद्दाख के लिए, जिससे हमारे पास रिपोस्ट कैपेबिलिटी है। हम चाइना के अंदर भी घुस सकते हैं, उसको भी एम्बेरस कर सकते हैं। और जब तक आपके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं हो, वास्तव में आप डिफेंसिव मोड में रहते हो। और आपने बिल्कुल सही कहा, चाइना की ज़बरदस्त कोशिश रही है कि जब मौका मिले हिंदुस्तान की ज़मीन को आगे बढ़ता रहता है। हिंदुस्तान की इंच बाय इंच, यार्ड बाय यार्ड, किलोमीटर बाय किलोमीटर हिंदुस्तान की ज़मीन को खाता रहा है वो। बिल्कुल। और मुझे लगता है, हालांकि जैसे आपने भी कहा कि पहले के कंपैरेटिवली आज हमारा जो एयर डिफेंस है, जो एयर फोर्स है, उसकी पावर बढ़ी है, उसकी शक्ति बढ़ी है, अब थोड़ा मॉडर्नाइज हो भी रही है। क्योंकि बहुत टाइम तक तो आई थिंक कोई फाइटर जेट्स ये एक्वायर ही नहीं किए थे इंडिया ने, कोई चेंज ही नहीं किए वेपन्स में, या उसको थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं की। मिग उड़ाते थे हम, जिसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहते थे, हमारे कितने पायलट्स की उसमें जान भी जाती थी। बट ये बहुत बहुत ज़रूरी है एक देश के लिए कि आपके पास कैपेबिलिटीज़, ठीक है, इंडिया एक डिफेंसिव कंट्री रही है हमेशा से और इंडिया की पॉलिसी डिफेंसिव रही है, लेकिन अगर मौका हो या ऐसी सिचुएशन बने कि आपको ऑफेंसिव वे में जाना है तो आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को साफ तौर पर नज़र आया जब वो प्रधानमंत्री बने कि इकोनॉमिकली तो देश बढ़ रहा है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं जब तक आप देश हर प्रकार से सुरक्षित ना हो। और उनको साफ तौर पर नज़र आया था देश उतना सुरक्षित नहीं है जितना सुरक्षित होना चाहिए। इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर हैज़ टू बी कमेंसरेट विथ ईच अदर। हिंदुस्तान एक बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है,
नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारा स्टेचर बड़ा बन गया है, हमको विश्व गुरु और विश्व मित्र के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन हमारे पास मिलिट्री ताकत नहीं थी। उसी को बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज करने की और फोर्स मल्टीप्लायर इंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है। फिर साफ तौर पे जैसे कि आपने बोला, वास्तव में हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं थी, डिसाइसिवनेस नहीं थी, रिस्क टेकिंग पोटेंशियल नहीं था, और फौज का कुछ हद तक मोरल एंड मोटिवेशन भी गिर चुका था, क्योंकि ओआरओपी की बड़ी मांग हो रही थी, जिसको पिछली बारी सरकारें नज़रअंदाज करते रही। प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पे वो सारी चीज़ों दी, और साथ में काफ़ी कुछ नए इंडक्ट किए, जैसे कि राफेल किए, चिनूक किए, प्रेडेटर ड्रोन्स किए, जिनके मैंने बातचीत की है, कई प्रकार के आर्टिलरी गन्स, आपकी A-टैक्स बनाई, धनुष बनाया, DRDO को उन्होंने रिफर्बिश किया, DRDO के पुराने चीफ्स थे उनको सैक किया और कहा कि आइदर परफॉर्म और पेरिश। फिर आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी 42 ऑफ देम, उनके ऊपर अपने देशवासियों को भरोसा नहीं था। हम जब फायर करते थे हमारी बैरल्स बस्ट हो जाती थी, और उधर जाते थे जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता था तो रेत निकलती थी। आपकी 42 फैक्ट्री जो थी उनको रीऑर्गेनाइज करके 7 कॉर्पोरेट्स में बनाया, जिसका नतीजा क्या हुआ, अब 500 करोड़ रुपए का भी, जब मोदी बने प्राइम मिनिस्टर 2014 में, आपकी टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट 500 करोड़ में थी। आप पिछले साल जो है 2024 में डिफेंस एक्सपोर्ट 24,000 करोड़ हो गई है। अभी कम से कम 100 से ज़्यादा देश हिंदुस्तान से असला, मिसाइलें और कई कुछ खरीद रहे हैं। और इस लड़ाई के बाद में आपकी डिमांड फॉर ब्रह्मोस, डिमांड फॉर ये आकाश मिसाइल सिस्टम और डिमांड फॉर पिनाका वगैरह बहुत बढ़ जाएंगी, और बड़े सारे, और चाइना का डिमांड कम हो जाएगा, और ये सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोशिश रह जाता है। क्योंकि हम पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं, और हमने बीच में 1971 की भी बात की कि एक अलग देश इंडिया ने बनाकर खड़ा किया, और उस समय भी पॉलिटिकली हम कहीं थोड़े वीक रह गए, इसीलिए शिमला समझौता हुआ, हमने बहुत सारे वॉर प्रिजनर्स जो हैं वो रिलीज़ किए थे। लेकिन वो जो वॉर लड़ी गई थी 1971 की, जब उसकी बात होती है तो बात होती है सैम मानेकशॉ की, सैम बहादुर जो उनको निकनेम भी दिया था। तो आई एम श्योर सर, क्योंकि आपने 1971 की वॉर का पार्ट आप भी थे, तो बहुत क्लोजली आपने उनको देखा होगा, या वो किस तरह से फंक्शनिंग उनकी रहती थी वो समझा होगा। तो अगर आप कुछ बताएं उनके बारे में। मैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को पर्सनली कम से कम 10 से 15 से 20 बारी पर्सनली मिल चुका हूँ। इंदिरा गांधी जो थी, जब उन्होंने डिसीजन ली, वो चाहते थे कि ये लड़ाई जो हो जाए मार्च या अप्रैल के महीने में हो। हमारे ही हेलीकॉप्टर्स में वो कलकत्ता में इंदिरा गांधी मिली सैम मानेकशॉ को, कहा कि मार्च अप्रैल के महीने में जंग स्टार्ट कीजिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सभी बॉर्डर पासेस चाइना के साथ खुले हैं, बारिशें शुरू हो गई हैं, वहाँ बड़े नदी नाले हैं, रिवरिन टेरेन है, हम फंस जाएंगे, हम हार भी सकते हैं, और जब तक मैं तैयार नहीं होता हर प्रकार से मैं इस लड़ाई में अपनी फ़ौज को नहीं दाखिल करूँगा, और अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो प्लीज़ लुक फॉर सम अदर चीफ। मैडम गांधी ने हमारे पायलट्स जो थे उनको उड़ा रहे थे, वो उन्होंने खुद अपनी कानों से सुना। मैडम गांधी ने कहा जब मैं वापस पहुंच जाऊंगी दिल्ली में तो मैं आपको चूड़ियाँ और चुन्नी भेजूंगी। तो उन्होंने कहा मेरे पास जो है 12 से 13 लाख की फ़ौज है, प्लीज़ सेंड मी 12 लाख पेयर्स ऑफ चुन्नीज एंड चूड़ियाँ, मैं हर एक को प्रेजेंट करूँगा मैडम गांधी की तरफ से। लेकिन मैडम गांधी ने उस समय दुनिया के एनवायरनमेंट को, दुनिया के माहौल को शेप करना बड़ा ज़रूरी होता है। वो वर्ल्ड टूर पे गई। अमेरिका में जो उस समय प्रेसिडेंट थे वो कम्प्लीटली इंदिरा गांधी को हेट करते थे। किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा है कि निक्सन जो उस समय थे, निक्सन यूज्ड टू हेट एंड डिस्पाइज। इंदिरा गांधी जैसे बर्ताव किया इसने, ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, इंदिरा गांधी उस मीटिंग से उठ के खड़ी हो गई एंड शी डिडंट केयर अ डैम फॉर, शी वॉकड आउट ऑफ द वाइट हाउस एंड शी डिडंट केयर फॉर अ डैम। तब सोवियत यूनियन के साथ में इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जिसके तहत अमेरिका और चाइना दोनों इंटरफेयर नहीं कर सके। अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट भेजी थी, उच्च दर्जे की लीडरशिप सैम मानेकशॉ ने दिखाई, और उस समय पहली बारी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंटनेस इंटीग्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहली बारी हिंदुस्तान में जॉइंटनेस इंटीग्रेशन जो तीनों सर्विस में हुई, जो तालमेल हुआ वो अद्भुत था। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने 12 हमारे फ्रंट लाइन एयरफील्ड्स के ऊपर हमला किया,
उस समय इंदिरा गांधी, हमारे आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ सारे के सारे कलकत्ता में थे, कोई भी दिल्ली में नहीं था। और इंदिरा गांधी दिल्ली जब वापस पहुंची तो रात को 12 बजे उन्होंने नेशन को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस माफी के हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी है एंड आई एम ऑफिशियली डिक्लेयरिंग कि इंडिया इज एट वॉर विद पाकिस्तान। उसने कहा जब मैं आपको संबोधित कर रही हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी एयरफोर्स और नेवी ने कराची को पोर्ट को आग लगा दी है और ग्वादर पोर्ट को। नाइट 3rd फोर्स को ही हमने कराची को हिट किया था, ग्वादर को हिट किया था। इट वॉज अ वंडरफुल ऑपरेशन कैरिड आउट सफ़ेद सागर बाय द एयरफोर्स एंड क्योंकि 3 ऑपरेशन थे, एक कैक्टस ली थे जो आर्मी का ऑपरेशन था, सफ़ेद सागर एयरफोर्स का था, आई थिंक ट्राइडेंट नेवी का था। और ये जो तालमेल ज़बरदस्त हुई। फिर आपने 99 की बात की थी जिसका मैंने जिक्र नहीं किया था। 1999 में पाकिस्तान ने बड़ी डीवियसली तमाम हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली थी। आपने जैसे ही दरास जुजीला पास क्रॉस करो तो दरास आता है और उसके ऊपर मारपोला पास है। मारपोला से लेकर तकरीबन 250 किलोमीटर तक पूरी ऊंचाइयों को ऑक्यूपाई कर लिया था। हमारी उनके साथ एग्रीमेंट थी कि हर विंटर्स में, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त स्नो हो जाती है और वहाँ रहना मुश्किल होता है, हम नीचे आ जाते हैं और फिर समझ में आगे जाते हैं। जब हमारी फ़ौज नीचे आ गई तो पाकिस्तान ने उनको ऑक्यूपाई कर लिया अगेंस्ट द एग्रीमेंट और वो 6 महीने मारे, 6 महीने से डिफेंस को तैयार करते रहे। उनकी डिफेंस इतनी मजबूत थी कि अगर पत्थर भी लुढ़काते तो कोई फ़ौज उनको उड़ा नहीं सकती थी। मैं तो उस इलाके में हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था 4 साल के लिए। उस इलाके को अपने हाथ की लकीरों से बेहतर जानता हूँ। नीचे का जो स्लोप्स थे 15 से 20 डिग्री थे, ऊपर स्लोप्स थे 75 डिग्री टू 90 डिग्रीज। नीचे का तापमान था समझ लो 5 से 10 डिग्री, ऊपर का तापमान था -30 टू -40 डिग्रीज। विंड हवाएं ऊपर थी 45 टू 50 नॉटिकल माइल्स। विंड चिल फैक्टर था -60 टू -70। आप अगर नंगा हाथ बिना ग्लव्स के रॉक को या लोहे को, राइफल के ट्रिगर को छोड़ देते थे तो आप वापस खींचते थे तो केवल हड्डियाँ आती थी। स्किन वॉज लॉस्ट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इस माफिक के उसके बावजूद जो हिंदुस्तान, फिर आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अनफॉर्चुनेटली गिव अ रॉन्ग, किसकी एडवाइस पे दिया था कि आपने LOC क्रॉस नहीं करना। हम विद द रिजल्ट कि हम ना तो साइड से अटैक कर सके, ना पीछे से अटैक कर सके, ना ऊपर से। हमको सिर्फ अटैक करना था फ्रंटल, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना। दुश्मन ऊपर बैठा देख रहा था, हम नीचे से। उसके बावजूद जो हिंदुस्तान फौज ने कर दिखाया, दुनिया आज तक उसको दंग है। नो आर्मी इन द वर्ल्ड विदाउट यूज ऑफ केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स उसको पछाड़ सकती थी। फिर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वंस अगेन बैक टू 71 वॉर। जो भी आर्मी किसी देश में गई है उसको इन्वेड करने के लिए, उसको बचाने के लिए, तो बड़े पैमाने पर उसके सैनिक लूटमार और बलात्कार करते हैं। हमारी फ़ौज, मैं खुद बांग्लादेश की वॉर में था, जसोर में हम गए थे, मैं एज अ पायलट लड़ाई लड़ी। हमारी फ़ौज वहाँ पे तकरीबन 6 महीने रही। एक भी एलिगेशन हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हुआ फॉर बलात्कार या लूटमार। जिस माफ़ी की सेंसिटिविटी, जिस माफ़ी का कंपैशन, जिस माफ़ी का कैरेक्टर और इंटेग्रिटी आपकी फ़ौज ने दर्शाई, दुनिया आज तक देख कर उसको दंग है। फिर 49 नेशन में हमने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं। हर जगह जहाँ हिंदुस्तान की फ़ौज जाती है, दे स्टैंड अपार्ट फॉर द कैरेक्टर, इंटेग्रिटी एंड सेंसिटिविटी। ऐसी फ़ौज को हराना आज इम्पॉसिबल है, बट बड़ा लाजमी है कि देश और पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर फ़ौज के पीछे और सरकार के पीछे खड़े। एक चीज़ और बोलते हैं ना सर कि जब युद्ध होता है तो, क्योंकि आप जैसे बता भी रहे हैं कि अभी तक भी जो वॉर हुए या पाकिस्तान के साथ भी वॉर हुए तो हमसे ज़्यादा आर्म्ड या हमसे ज़्यादा वेपन्स उनके पास थे या उस वे में स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना जब युद्ध होती है तो वो सिर्फ हथियारों से नहीं होती, हौसलों से भी होती है। तो शायद वो इंडिया के जो सोल्जर्स और उनका जो हौसला, जैसे शुरू में आपने बोला कि वो फ़र्क पड़ता है कि आप मातृभूमि की रक्षा कर रहे हो या किस पर्पज़ के लिए लड़ रहे हो, तो शायद वो बहुत बहुत ज़्यादा एक युद्ध में मतलब रखता है। आपको याद होगा मैंने कहा 65 की वॉर में पाकिस्तान के हर चीज़ हमसे बेहतर थी। 71 वॉर में भी उसको पाकिस्तान और को मदद कर रहे थे अमेरिका और ब्रिटेन। उन्होंने वॉर प्लान्स उन्होंने बनाई थी। उनका इरादा था कि जम्मू में ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे जलंधर में और डिनर करेंगे दिल्ली में। उल्टा हो गया। 13 दिन में नया देश खड़ा हो गया। वास्तव में इन द अल्टीमेट एनालिसिस इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। आपका मोरल, आपका मोटिवेशन, आपकी लीडरशिप, आपकी ट्रेनिंग और सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द नेशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। खास करके कॉज फॉर विच यू फाइटिंग। हमारा कॉज था अपने मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, उनका कॉज था आपके देश के कुछ इलाकों को कब्जा करना, आपको देश को पीछे ले जाना।
चाइना का भी यही था कि आपके ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे सैनिक जो है परवाह नहीं करते, ना अपनी परवाह, जान की परवाह करते, ना फैमिली की तरफ देखते हैं, किसी की तरफ नहीं देखते। मैं तो खुद इन्वॉल्व रहा लड़ाइयों में। उस समय यस, फर्स्ट 24 आवर्स सबको डर लगता है, नो डिनाइंग द फैक्ट। फील्ड मार्शल साहब मानेकशॉ ने कहा था, केवल 2 लोग हैं जो नहीं डरते, गुरखा और दूसरा भगवान। उन्होंने कहा बाकी सारे डरते हैं। पहले 24 आवर्स में सबको डर लगता है, उसके बाद में तो डर खत्म हो जाता है। एक चीज़ आपने जो कही, मैन बिहाइंड द मशीन, दैट मैटर्स द मोस्ट। इनफैक्ट अगर बहुत रीसेंट एग्जांपल की भी हम बात करें, अभिनंदन हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, तो वो जब एयर स्ट्राइक इंडिया ने की थी तो उस समय इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो MiG-17 उड़ा रहे थे, और उसके साथ में वो घुस गए थे अटैक करने के लिए। तो अब वही है कि उन्होंने कैसे तो अटैक किया, या कैसे वो जिसको हम कहते ही फ्लाइंग कॉफिन है, जिस हेलीकॉप्टर को, और उसके साथ पे वो वहाँ पर थे। जब ये बालाकोट स्ट्राइक हुई, उस समय देखो तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स में जो सबसे कमज़ोर लड़ाका था वो MiG-19 था। अभिनंदन जो है सबसे कमज़ोर लड़ाके को उड़ा रहे थे, और पाकिस्तान का जो सबसे बढ़िया लड़ाका है, जो दुनिया के तकरीबन 40 देशों के पास सर्व कर रहा है, अमेरिका को उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र है, पाकिस्तान को ऊपर बड़ा विश्वास था, फ़ख्र था, वो F-16। लेकिन F-16 को हमारे MiG-19 ने मार गिराया। अमेरिका आज तक सोच रहा है हाउ इज़ इट पॉसिबल, दंग है। दुनिया ने उसके बाद में जो F-16 खरीदने बंद कर दिए। ये तो बहुत कमाल के पायलट रहे होंगे अभिनंदन। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी जो मोरल, मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग, पाकिस्तान तो कंगाल है। आपको अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बड़ा लाजमी होता है कि आई माइसेल्फ भी ना पायलट की 6 से 8 घंटे आपकी फ़्लाइंग एक्सपीरियंस हो पर मंथ। पाकिस्तान के पायलट्स की फ़्लाइंग एक्सपीरियंस पर मंथ मे नॉट बी मोर देन 45 मिनट्स टू 1 आवर, क्योंकि जब हवाई जहाज़ ऊपर जाता है 1 घंटे के अंदर आप कई हज़ार लीटर पेट्रोल खर्च कर देते हो। इन टर्म्स ऑफ मनी इट गोज़ इनटू 30 to 40 lakhs और मे बी इवन मोर पर आवर। पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर पा, ना ही उनके पास उच्च दर्जे के सिमुलेटर है जो हमारे पास है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वैसे उनका पायलट जो है उतना ही कमिटेड है, उतना ही होशियार होगा, उतना ही अक्लमंद होगा, लेकिन उसका मोरल, उसका मोटिवेशन अलग है। फिर वहाँ पाकिस्तान जो है, देश के सारे कारोबार पाकिस्तान की आर्मी चला रही है, तो एक किस्म से मैनेजर भी है, कारोबार को भी देखता है और फ़ौज को भी देखता है। उनके मैं जब हेलीकॉप्टर चलाता था, कश्मीर के आगे फ्रंटियर एरिया में जाते थे, अपने जवानों के लिए टॉर्च सेल लेके जाते थे, उनके लिए समोसे, पकौड़े, बियर वगैरह लेके जाते थे, उनके लिए उनकी चिट्ठियाँ रोज़ डिलीवर करने जाते थे। तो पाकिस्तानी हमको सैल्यूट करते थे और कहते थे, रोते थे हमको देखकर, बोलते हिंदुस्तान से रोज़ कैप्टन और मेजर्स एवरी डे आ जाते हैं। हमने अपने कंपनी कमांडर को कई महीने तक देखा नहीं। कंपनी कमांडर मेजर होता है, कहते हमने अपने कंपनी कमांडर को कभी आए नहीं किसी पोस्ट पे। तो इमेजिन जब आपकी फ़ौज, दूसरी फ़ौज देखती है कि आपके ऑफिसर्स रोज़ पहुंच रहे हैं आगे देखने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं, और वापस जा रहे हैं, चिट्ठियाँ ले जाते हैं। चिट्ठियाँ उस ज़माने में पोस्टल सर्विस, टेलीफोन या सेलफोन वगैरह नहीं होते थे, तो बड़ा लाजमी होता था कि जवानों का अपनी फैमिली के साथ तालमेल कैसे, ओनली थ्रू लेटर्स। तो लेटर लिखते थे, वहाँ तो कोई पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, तो उनकी जो चिट्ठियाँ थी वो हमको देते थे, हम जाके पोस्ट करते थे और उनकी चिट्ठियाँ लेके आते थे। उनसे उनका मोरल मोटिवेशन बड़ा बिल्कुल। आप इंडियन एयरफोर्स में थे, आप पायलट रहे हैं और साथ में इंडियन आर्मी को भी आपने सर्व किया है, लेकिन इसके अलावा डीप डाइवर भी आप रहे हैं, सी डाइवर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब मैं जनरल सुंदर जी के साथ, उनके 3 ऑफिसर्स थे जो जनरल सुंदर जी को मदद कर रहे थे राजीव गांधी को प्रेजेंटेशन पुटअप करने के लिए और आर्मी एविएशन खड़ा करने के लिए। एक जनरल आत्मा सिंह, एक जनरल नारायण चैटर्जी और एक मैं, हम तीनों ने 2 प्रेजेंटेशन की जनरल राजीव गांधी को टू गेट द आर्मी एविएशन थ्रू। और ये लड़ाई हमारी एयरफोर्स के साथ करीबन 22 साल लड़ी। 22 साल, 18 या 22 साल के बाद में एविएशन खड़ा हुआ। आज हिंदुस्तान की आर्मी में तकरीबन 45 से 50 हेलीकॉप्टर यूनिट्स हैं। You were among the founding fathers. We 3 of us were the founding fathers of the army aviation. In fact, मेरे बड़े ब्रदर जो आर्मर्ड कोर के हैं, he was also involved in a very major way. वो आर्मर्ड कोर के थे। In fact, the chief wanted him to be the first director general of aviation, but he declined.
उन्होंने कहा कि कोई एविएटर ही होना चाहिए, क्योंकि मैं एविएशन के बारे में नहीं जानता। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्रिटेन में एविएशन के जो हेड होते हैं मोर ऑफन देन नॉट इज अ नॉन एविएटर। तो बट ही रिफ्यूज। एनीवे दैट्स बिसाइड द पॉइंट। फिर जब मैं एनडीए में था तो मैंने एक स्किन डाइविंग क्लब था जिसको ज्वाइन किया, जिसके माध्यम से मैंने डीप सी डाइविंग सीखी और डीप सी डाइविंग में बड़ा आनंद आया। डीप सी डाइविंग करता रहा, लेकिन वो सारी मैंने डीप सी डाइविंग वगैरह की। और फ्लाइंग मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस है, ऑल इन द हिमालयाज़। टफ होता है हिमालयाज़ में फ्लाइंग करना? फ्लाइंग इज़ वेरी वेरी टफ देयर, क्योंकि एक तो हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। एट टाइम्स द हेलीकॉप्टर्स टॉस अराउंड लाइक अ पीस ऑफ पेपर विद द पायलट बीइंग अ मियर स्पेक्टेटर। और बड़ी नैरो वैलीज होती हैं जिनमें जब हवाई जहाज से टॉस अराउंड हो रहा है, यू ऑल द टाइम स्ट्रगलिंग टू कीप द एयरक्राफ्ट अवे फ्रॉम द हिल्स ऑन द आइदर साइड। फिर टेम्परेचर्स, जैसे मैं 4 साल लेह में हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर रहा। हमारा स्क्वाड्रन श्रीनगर में था। कई बार मैं मर्सी मिशन से गया श्रीनगर में, जहाँ तापमान सुबह 5 डिग्री था। जब मैं लेह में पहुँचा टेम्परेचर -15 to -20 डिग्रीज। जब मैं आगे दौलत बेग ओल्दी कैजुअलिटी वैकेशन में गया, वहाँ टेम्परेचर -45 डिग्रीज। तो आप 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री से -45 डिग्री में जा रहे हो। आप जा रहे हो, श्रीनगर की हाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5000 फीट, आगे जा रहे जो 18,600 फुट है। फिर जब कैजुअलिटी वैक्यूएशन मर्सी मिशन के लिए जा रहे थे, आमतौर पे कोई भी पायलट पहाड़ों में, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेनुअस, 3 घंटे से ज़्यादा उड़ान नहीं करता। दिस मिशन रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप फ्लाइंग विथ जस्ट रिफ्यूलिंग ब्रेक्स। तो इस माफी की हिल्स में बहुत मुश्किल होता है। फिर देयर नो रनवेज। कई जगह जो हेलीपैड्स होते हैं बड़े छोटे होते हैं, विथ वर्चुअली नो अंडरशूट एंड नो ओवरशूट। बहुत अब मतलब आप अगर हेलीपैड से पहले हो गए तो उसको कहते हैं सेफ अंडरशूट, कि आप पहले वो कटा होता है हिल के ऊपर, आप क्रैश हो जाओगे। ओवरशूट में दुश्मन के एरिया में पहुंच जाओगे। ना अंडरशूट है ना ओवरशूट है। फिर हवाएं, आपको कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपके बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर है, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द विंड कंडीशन यू हैव टू लैंड इन द। और लास्ट पॉइंट पर एकदम से हवाएं चेंज होती हैं, जिससे बहुत ज़बरदस्त पायलट के लिए मुश्किलें हो जाती हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ हवा जो है हर 5-10 मिनट में चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, बड़ी तेज़ी से तेज़ स्पीड की होती है। सो इट्स अ ह्यूज चैलेंज। सो जब वॉर फ्रंट पर होते हैं, जब युद्ध छिड़ जाता है, उस समय एक सैनिक जो वहाँ खड़ा है सीमा पर, क्या चलता है उनके मन में? मैं तो खुद लड़ाइयों में रह चुका हूँ। एक बार जब जंग शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा, पहले 24 घंटे में सब डरते हैं, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। सबको चिंता होती है अपने वाइफ एंड चिल्ड्रन की, सबको चिंता होती है अपने परिवार की। बट एक बार जब युद्ध शुरू हो जाता है, फिर 24 आवर्स के बाद में कोई चिंता नहीं होती। सिर्फ चिंता एक ही होती है, मातृभूमि के, अपने तिरंगा, अपनी यूनिट को, किसी प्रकार से जिस यूनिट को मैं बिलोंग करता हूँ। वास्तव में सोल्जर लड़ते हैं पहले अपने यूनिट की ट्रेडिशन को कायम रखने के लिए, अपने यूनिट की रेपुटेशन को कायम रखने के लिए। जहाँ उसका नमक क्या उसके बाद नेशन आता है। उस समय सैनिक केवल और केवल अपनी यूनिट की इज्जत के लिए लड़ता है। एक्सियोमेटिकली यूनिट बिलोंग्स टू इंडिया, तो इंडिया के लिए भी। फर्स्ट थॉट फैमिली। हाँ जी, घर पे फर्स्ट थॉट फैमिली का आता है। घर पे माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं। वो सिर्फ पहले 24 आवर्स, उसके बाद में नहीं आता। क्योंकि अभी भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला, तो एक बात बहुत सबने कही कि हमारे देश में जो सिंदूर उन आतंकियों ने छीना था, उस सिंदूर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब जो सिंदूर देश में लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर भी किसी का सिंदूर लड़ रहा है। बड़े सोच समझ के हमारे प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद बड़ी चर्चा हुई कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा। उन्होंने कहा आतंकवादियों ने हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी माँओं को, हमारी बीवियों के माथे का सिंदूर मिटाया। और सिंदूर मिटाने का मतलब क्या है कि उनको विधवा कर दिया। तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने इस माफी की कार्रवाई की, उनको ये सिखाना पड़ेगा कि सिंदूर की कितनी मान्यता है। इससे इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन वैल्यू सिस्टम, इंडियन एथिक्स, इंडियन मॉरल्स का भी बहुत उछाल हुआ है। जब युद्ध में आप जाते थे तो क्या, जैसे आपने कहा 24 घंटे शुरू के तो डर लगता है, तो उससे पहले क्या आप कोशिश करते थे कि पहले परिवार से बात कर लूँ, घर पे कॉल मिला लूँ? मैं 65-71 की जब बात करूँ या 99, उस समय सेलफोन नहीं होते थे।
उस समय इवन टेलीफोनिक फैसिलिटीज़ वर नॉट अवेलेबल। अगर आप वेरी लकी थे, कुछ मिल जाता तो यू हैड टू शाउट योर गट्स लंग्स आउट, और बड़ी मुश्किल से एट वेरी बेस्ट आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई देती थी, कुछ नहीं सुनाई देती। देयर वाज वेरी पुअर टेली कम्युनिकेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज लेटर्स। कोई आपकी वॉर मेमोरीज हो? यस, वॉर मेमोरीज यही है कि हर लड़ाई में हिंदुस्तान की जीत हुई। हर लड़ाई में हमने देश की आबरू और इज़्ज़त को कायम रखा। हर लड़ाई में हमने दुश्मन को पछाड़ा, और इतनी बुरी तरीके से पछाड़ा, लेकिन उसके बाद में हमारा दुश्मन जो है वो फिर खड़ा हो जाता है। इस पर ही मोदी जी कह रहे हैं कि हम दोबारा खड़े होने की आपको मौका नहीं देंगे। क्योंकि जैसे वहाँ पर आप परिवार से दूर होते हो, जब आप ड्यूटी पर होते हो या सीमा पर होते हो, आप परिवार से दूर होते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ प्रॉब्लम हुई घर पहुंच सकते हैं या कुछ ऐसा। इवन आज के समय में भी जब फ़ोन है, सब कुछ है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड या फिर बहुत ज़्यादा मिलने जा सकते हैं बार बार। तो वहाँ पर जो सैनिक सब रहते हैं, हमारे जो फोर्सेस हैं, आपस में दोस्तियाँ बहुत गहरी हो जाती होंगी सबकी, वो परिवार एक बन जाता। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हमारे देश में जो सैनिक हैं, हर कौम, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड के हैं। आपसी भाईचारा इज अनबिलीवेबल। जो म्यूचुअल फेथ एंड ट्रस्ट इज समथिंग टू बी सीन, टू बी बिलीव्ड। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर एक्चुअली अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द एंटायर नेशन। लेकिन हमारे यहाँ जो आपस में भाईचारा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सरदार हो, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म का हो, कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाही नहीं। एक दूसरे की जान को बचाने के लिए आप मर मिटते हो। ऑफिसर अपने जवानों को बचाने के लिए, जवान अपने ऑफिसर को बचाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए। आपसी भाईचारा इज अनबिलीवेबल। तभी हमारे हर रेजिमेंट में जो मंदिर, गुरुद्वारा वगैरह होता है या मस्जिद होती है, सारे के सारे एक ही कॉमन होता है। इन द सेंस, एक आई फॉरगेटिंग द टर्म दैट वी यूज़, जो धर्मस्थल जो है उसमें सब कुछ होता है। और कई बार ये जो, जैसे मेरी यूनिट थी जो, उसमें कम्प्लीटली साउथ इंडियन थे, एक भी मुस्लिम नहीं था उस समय जब मैं रेजिमेंट कमांड करता था। लेकिन मस्जिद थी, और मस्जिद को मेंटेन कौन करता था? हमारे हिंदू सैनिक। वो हिंदू सैनिक मस्जिद को मेंटेन वगैरह करते थे। कुछ बाहर के लोग आते थे मस्जिद वगैरह में देखने। आपकी भी ऐसी दोस्तियाँ हुई? दोस्तियाँ आपकी भी हुई वहाँ पर गहरी? दोस्ती जो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज अ ह्यूज फैमिली। आप रिटायर, यही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें चाहे आप फौज के अंदर सर्व कर रहे हो या रिटायर हो गए हो, द फैमिली रिलेशनशिप रिमेन्स इंटैक्ट। बहुत बड़ी फैमिली है, हर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है, हर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है। इट्स अनबिलीवेबल। आपका बचपन कैसा था? आप आर्मी में कैसे जाने का आपका हुआ, या घर में ऐसा माहौल था, कोई था पहले से कि आपको हुआ कि नहीं मुझे सेना में जाना है? मेरा जन्म तो हुआ पाकिस्तान में 1944 में। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पहले हिंदुस्तानी से जो गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के। मेरे ग्रैंडफादर थे, वो पहले हिंदुस्तानी थे जो इंस्पेक्टर बने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसर्स के। मैं एक बड़े अमीर परिवार से था। जब अंग्रेज़ हुकूमत करते थे तो मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए 2 ब्रिटिश गवर्नेसेस थी। अंग्रेज़ हुकूमत करते स्कॉटलैंड से लड़कियां थी जो हमारी गवर्नेसेस थी। हमारे चांदी की प्रेम होती थी, बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ होती थी घर में, विंडो साइज़, डोर साइज़, जो चीज़ के फ्रेम चांदी के थे। 2 घर थे हमारे आमने सामने। दोनों घरों में 30-30, 40-40 फुली फर्निश्ड रूम्स थे। और जब घर में कोई पार्टी होती थी तो सर्वेंट को भेजा जाता था स्पेशली टू गो टू श्रीनगर टू बाय द बेस्ट सीजनल फूड। जब पार्टीशन हुई, हमारा परिवार शिमला आया हुआ था अपने मामा जी की मैरिज को अटेंड करने के लिए, और पीछे से मार्केट हुई। ओवरनाइट माय फादर बिकेम फ्रॉम अ प्रिंस टू अ पॉपर। 29 साल के थे, बीवी 27 साल की थी, और चार बच्चे, एंड एवरीथिंग वाज लॉस्ट ओवरनाइट, नथिंग वाज लेफ्ट। कॉम्पनसेशन क्लेम फाइल करने गए रेड फोर्ट के अंदर। जब वापस आए तो मदर ने पूछा कॉम्पनसेशन क्लेम किया। ही से मैंने 99% कट कर दिया, 1% क्लेम किया, क्योंकि इसे वहाँ पे मैंने वास्तव में देखा कि असली गरीबी क्या है। इसे वहाँ 1 लाख लोगों से मेरी मुलाकात हुई। वो एक तो गरीब भी थे और दूसरे अनपढ़ भी थे, और मैक्सिमम एजुकेटेड जो थे वो 6ठी क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास। उस समय पूरे अनडिवाइडेड पंजाब में 2 ही लोग थे जो MA पास थे। माई फादर वॉज वन ऑफ देम। तो उन्होंने कहा इलम मेरे पास था, और इलम को कोई चोर
कोई डाकू, कोई पार्टीशन इनको नहीं छीन सकती। एंड ही सेड कि मैं बच्चों को भी मैं आपको बेस्ट ऑफ एजुकेशन दूंगा और वो एजुकेशन आपको हमेशा सहारा बनेगी। फिर मेरे ताया जी उस समय फ़ौज में थे, उनकी यूनिफॉर्म को देख के और 26 जनवरी की जो परेड को देख के, आर्मी का डिसिप्लिन, आर्मी का शान शौकत को देखकर दिल किया कि फ़ौज में ही जाना है। मेरे बड़े ब्रदर पहले फ़ौज में गए, फिर मैं भी फ़ौज में गया, मेरा यंगर ब्रदर भी। हम सारे के सारे नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू गए। मैंने फ़ौज में 41 ईयर्स 4 साल ट्रेनिंग की, 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए और 37 साल मैंने फ़ौज में नौकरी की। मेरे आर्मी 37 ईयर्स मैंने आर्मी में के साथ भी किया। 10 साल मैंने एयरफोर्स के साथ काम किया और मैं 6 महीने एक खुफिया मिशन पर, टॉप सीक्रेट मिशन के साथ मैं नेवी के साथ काम किया। सो आई गॉट देन आई एम वन ऑफ द फ्यू ऑफिसर्स ओरिजिनली कमिश्नड इनटू आर्टिलरी। आई रिटायर्ड एज द हेड ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज। आई वाज एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी एयर डिफेंस। फिर मैंने मिलिट्री ऑपरेशन में भी कार्रवाई की, जो प्रेजेंट ऑपरेशन से डील करते हैं। मैंने पर्सपेक्टिव प्लानिंग, जो 15 साल आगे का कि 15 साल आगे का क्या थ्रेट होगा उसको निगाह में रखते हुए अपनी आर्मी को कैसे रिक्रूप करना है, कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे रीस्ट्रक्चर करना है। फिर मैं आर्मी मैं एनडीए में भी उस्ताद रहा, मैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में भी उस्ताद रहा। फिर मैं आर्मी वॉर कॉलेज में भी जूनियर विंग का कमांडर रहा, जहाँ मैंने हिंदुस्तान की फ़ौज के कैप्टन और मेजर्स को ट्रेन किया, प्लस मैंने 38 अदर कंट्रीज़ के कैप्टन और मेजर्स को ट्रेन किया। फिर मैं आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज का हेड बनकर रिटायर हुआ। अच्छा, दूसरी कंट्रीज़ के ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया? यस, 38 कंट्रीज़ के। उसमें से कुछ ऑफिसर्स अमेरिकन आर्मी के भी थे जो हमारे एक्सचेंज के लिए आते थे। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी, श्रीलंका की आर्मी, नेपाल की आर्मी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की आर्मी को तो बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेन किया। मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ कि बांग्लादेश के जो आर्मी ऑफिसर्स जो भी हैं, उन्हें हिंदुस्तान का नमक खाया हुआ, हिंदुस्तान को धोखा नहीं देंगे। आपने अंडमान निकोबार में भी कुछ काम किया था सर? जब मैं फ़ौज से रिटायर हुआ, मैं 2002 में रिटायर हुआ, मेरे को रिटायर होते विदिन 10 डेज़ आई वाज ऑफर्ड द जॉब ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन उड़ीसा। मेरे को बड़ा परिवार से प्रेशर था कि उस जॉब को एक्सेप्ट करो, बिकॉज एमडी ऑफ रिलायंस इज द लार्जेस्ट कंपनी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस वाज अ ड्रीम। मैंने उसको ठुकरा दिया क्योंकि मेरा दिल दिमाग ध्यान था कि देश को सुरक्षित किया है, लेकिन अगर देश को आगे ले जाना है तो देश के बच्चों को मजबूती दो। और मैं एक एनजीओ के साथ मैंने ज्वाइन किया जो 2 चीज़ों में काम करता था, एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और दूसरा एजुकेशन, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। जब 2004 में सुनामी आई, उस समय 400 स्कूल और 10 हॉस्पिटल 30 सेकंड में ख़त्म हो गए। देयर वाज नो स्कूल लेफ्ट, देयर वाज नो हॉस्पिटल लेफ्ट। तो जो उस एनजीओ के फाउंडर थे, पूना बेस्ड थे, भारतीय जैन संगठन एनजीओ का नाम है, उन्होंने कहा जैन साहब कुछ कीजिए। तो हमने गवर्नमेंट से बात की, स्टेट गवर्नमेंट से बात की, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज से बात की, ऑल लीडिंग हाउसेज फंड्स के लिए, क्योंकि 400 स्कूल को दोबारा खड़ा करना या 10 हॉस्पिटल को खड़ा करना बहुत ज़बरदस्त फंड्स की ज़रूरत, एक पैसा नहीं आया। सो आई हैड नाउ 2 ऑप्शंस, सिट ऑन माई हाउंचेस एंड डू नथिंग एंड ट्विच माई थम्स और थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एंड आई डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सेकेंड ऑप्शन। मैंने 2 लोगों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी सिर्फ 3 पैराग्राफ की थी, लेकिन उस चिट्ठी में इतना दम था। एक चिट्ठी लिखी मैंने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को और एक लिखी मैंने बिल गेट्स को। उस चिट्ठी में इतना दम था कि विदिन 1 वीक ऑफ माई लेटर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने बिल क्लिंटन फाउंडेशन से बहुत बड़ा चेक भेजा काम शुरू करने के लिए। एंड दे सेड एज द वर्क प्रोग्रेसेस हम और फंड देंगे, और बाकी फंडिंग पूरी जैन कम्युनिटी से आई। हमने मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन को अपनाया और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन के तहत 400 स्कूल और 10 हॉस्पिटल तकरीबन 1.5 साल में हमने खड़े कर दिए। फिर मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को, बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट, आई न्यू हिम वेरी वेल, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी। मैंने कहा वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है, 5000 लोगों को इकट्ठा करना इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी, 500 को भी इकट्ठा करना। अगर आप इन स्कूलों को और कॉलेज हॉस्पिटल को आके इनॉग्रेट करेंगे तो आई विल पुट 10 to 15 to 20,000 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू। ही फ्लू डाउन इन 48 आवर्स। ही वाज नोन एज द चिल्ड्रंस प्रेसिडेंट। 48 घंटे के अंदर आ गए। और आज वो और फिर हमने वो स्कूलों को सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाई, उसके अंदर बेंचेस, बोर्ड, सब कुछ
यहाँ तक कि बच्चों को यूनिफॉर्म्स भी दी, बच्चों को बैग्स भी दिए, बच्चों को फ्री बुक्स भी दी, फुली फंक्शनल, फुली फर्निश। और हॉस्पिटल्स को भी फुली फंक्शनल किया, उनमें MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, लेबॉर्ट्री, सब कुछ जो होता है हॉस्पिटल में चाहिए होता है, एवरीथिंग द हॉस्पिटल को फुली इक्विप किया। इट्स ऑल सोशल वर्क, ऑल सोशल वर्क टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इन एडिशन टू दैट मैंने कई हज़ार स्कूलों में इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टॉक्स दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 30 to 40 कॉलेजेस में हर साल टॉक्स दिए। बड़े सारे IITs में टॉक्स दिए, 2 IIMs में भी टॉक्स दिए। फिर मैंने 9 TEDx टॉक अपने सुने हुए, 9 TEDx, और 100 से ज़्यादा नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किए। फिर पिछले साल मेरे को बीजू पटनायक इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला, जिसमें दुनिया भर में 10 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें से 2 हिंदुस्तानी थे, 1 मैं था। सर, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं कि जैसे आप बता रहे हो कि सोशल वर्क किया एंड दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो बच्चों की काउंसलिंग करना हो, उन्हें गाइड करना हो, कैसे वो लाइफ में आगे बढ़ें, कि अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं तो अपना एक एक सेल्फलेसनेस रहती ही है कि हमें क्या मिलेगा या इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। वो सेल्फिशनेस जो है ना वो कहीं ना कहीं आ जाती है, लेकिन आपने बहुत सेल्फलेस होके लोगों का सोच के ये सब किया है। जितनी सुख चैन की मेरे को नींद आती है ना, इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सपीरियंस दैट। आपके लिए खुशी क्या है? मेरी खुशी मेरी बेगम है। वी बीन मैरिड फॉर 55 ईयर्स। 55 ईयर्स में हमारा 55 सेकंड में अनबन नहीं हुई। ना मेरी बेगम को लड़ना आता है, ना मेरे को लड़ना आता है। दोनों को शायद टाइम ही नहीं मिला। सर, ये कैसे हुआ? ये तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को टिप्स चाहिए होगी। ये उसकी कृपा है। और मेरी वाइफ जो है ये हॉलीवुड फिल्म में भी काम कर चुकी है। फिल्म का नाम था ईस्ट मीट्स वेस्ट, जहाँ पे क्लैश ऑफ ईस्टर्न कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर थ्रू डांस एंड म्यूजिक। उसमें ये सितार बजा रही हैं विद द ग्रेटेस्ट मेस्ट्रो पंडित रविशंकर के साथ। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने जैसे कश्मीर में भी बच्चों को काफ़ी काउंसलिंग की है और वहाँ पर भी आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर जो पहले का कश्मीर था और अब 370 हटने के बाद का जो कश्मीर है, उसमें कितना फ़र्क आपको दिखता है? और वहाँ के लोगों की जो बॉर्डर विलेजेस हैं या जो बॉर्डर एरियाज़ हैं स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती होंगी, तो वहाँ के लोगों की सोच कैसी होती है? वहाँ के लोगों की सोच में काफ़ी से ज़्यादा बदलाव आया है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ विकास हुआ है। वहाँ सड़कें बनी हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वहाँ IIM आए, IIT आए, नए हॉस्पिटल्स आए, नए इनकम जनरेशन के साधन आए। कश्मीर का में पहले जो टूरिज़्म था कभी भी 900,000 या 1 मिलियन को क्रॉस नहीं किया था। अभी पिछले साल वगैरह इस साल तो 3.54 मिलियन होने जा रहा था, जिससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि आपके सारे होटल्स फुल हैं, सारे शिकारास फुल हैं, सारे रेस्टोरेंट्स फुल हैं, और लोग जाते हैं वहाँ पे। आपके ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है, आपके गाइड्स का यूज़ होता है, आपके जो पोनी राइडर्स हैं उनके सबकी इनकम। तो इससे जॉब्स वहाँ बड़ी ज़बरदस्त क्रिएट हुई। एंड कहा जाता है ना, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। जो आपके फ़ौज के ऊपर ग्रेनेड फेंकते थे, जो पेट्रोल बम फेंकते थे, जो स्कूलों को जलाते थे, बैंक को लूटते थे, उन सब को पैसा दे के पाकिस्तान पैसा देता था। अभी उनके पास ये इनकम आने के साधन बन गए हैं। उनको साफ तौर पे नज़र आता है दिस इज़ मच बेटर देन असिस्टिंग पाकिस्तान, जिसकी वजह से वहाँ पे आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और यही पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह का कारण है। फिर आपने कश्मीर में बातचीत की, काउंसलिंग की। 2010 में अगर आपको याद होगा, कश्मीर में स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी। साउथ कश्मीर में से पंडितों को का मैसेज करके पंडित वहाँ से निकल गए थे। तो 2010 में मैं श्री रविशंकर के आश्रम में गया। मेरी बिटिया लेके गई थी, शी वॉज एन आर्ट ऑफ लिविंग, उनकी बड़ी ज़बरदस्त फॉलोअर थी। तो मैं श्री रविशंकर जी से मिला, तो मैंने कहा मेरी बिटिया भी चाहती है कि मैं भी एक आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनूं। तो उन्होंने मेरे से 1-2 मिनट बात की और कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि एक और काम कीजिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर आपके हाथ से निकल जाएगा। वहाँ पे शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग में स्थिति बहुत ही बदतर है।
मैं चाहूँगा कि वहाँ पे जाइए, 30 से 40 युवकों को हर साल हिंदुस्तान के साथ जोड़िए। इनफैक्ट मैं ये क्वेश्चन करने वाली थी कि जो वो बच्चे होते हैं जैसे डिकॉइड के बच्चे या नेक्सलाइट्स, इनकी सोच बदलना तो काफ़ी टफ होता होगा, बट आपने बोला कि वो तो वेट ही कर रहे थे कि आप वहाँ जाएं। बच्चे जो हैं उनको सही मार्गदर्शन दिशा दिखाना सरकार का कर्तव्य है, हम लोगों का, एनजीओ का कर्तव्य है, क्योंकि वो गुमराह नहीं होने चाहते, मजबूरन गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फॉर वट एवर बी द रीज़न, वट एवर दे, उनके सोच विचार कि द सोसाइटी हैज़ नॉट बीन फेयर टू देम, द गवर्नमेंट इज़ नॉट बीन फेयर टू देम। आपको उसको मिटाना पड़ता है कि सोसाइटी इज़ फेयर टू यू, गवर्नमेंट इज़ फेयर, लेकिन शायद आपको अपनी सोच को बदली करना पड़ेगा। उसी को निगाह में रखते हुए फिर मेरे को बहुत बड़े पैमाने पर मौका मिला मॉइस्ट इलाकों में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ये काम करने का। वहाँ भी मैं गया, ज़बरदस्त खतरा था, लेकिन डर भी लगा होगा। मेरे को कभी नहीं डर लगा। ओनली थिंग्स आई नेवर यूज्ड टू टेल माई वाइफ। मैं जब कश्मीर में भी जाता रहा, आई नेवर टोल्ड हर कि वहाँ पर ज़बरदस्त खतरा है। मेरे को डेथ थ्रेट्स आते थे, पाकिस्तान इतना बुखला गया था, पाकिस्तान का टीवी मेरी फ़ोटो दिखाते थे शाम की न्यूज़ में, वो कहते थे ये हिंदुस्तान की फ़ौज के जनरल हैं जो कश्मीरी अवाम को गुमराह कर रहे हैं, आपकी भावी आज़ादी के लिए ख़तरा है, इनको ज़िंदा मत लौटने दिया जाए। आई नेवर टोल्ड दैट टू माई वाइफ। अभी जब मैं वहाँ जाना बंद किया उसके बाद बताया, क्योंकि एक कहावत है, कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। जिस दिन तो आपकी लिखी हुई है तो आपको कोई नहीं बचा पाता, और अगर नहीं लिखी हुई तो घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। सर बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है। एक तो काम जो आप कर रहे हैं वो तो है ही है इंस्पिरेशन सबके लिए कि हम ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे अपना कहीं पर इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, बट अगर आप सोचेंगे कि यार ये काम हम नहीं कर पा रहे, जैसे अगर आपने अंडमान निकोबार का भी एग्जांपल दिया कि 2 ऑप्शन थे, या तो मैं चुपचाप घर बैठ जाऊं या मैं कुछ करूं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे चीज़ों में कि अगर आप करना चाहते हैं तो वे तो आपको ढूंढना पड़ेगा और वो कोशिश करेंगे तो मिलेगा भी। लेकिन साथ ही एग्जैक्टली जो आपने अभी एज का भी जिक्र किया कि बहुत लोग सोचते हैं 60 साल के हो गए बस अब रिटायर हो जाते हैं, बट आपको एक्चुअल में काम करना चाहिए, लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ देम। फिर मैं एक और चीज़ का कहना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि वो चिट्ठी उनके सामने रखी गई, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़रूर रिएक्ट करते। मैं वास्तव में इस देश के एजुकेशन को कम्प्लीटली चेंज कर सकता हूँ। 2007 में मुझे मौका दिया गया अर्जुन सिंह के माध्यम से, वही जो HRD मिनिस्टर थे। मैंने एक समय में 1,10,000 से ज़्यादा बच्चों को संबोधित किया, एंड अराउंड 25,000 टीचर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ले इन द नॉर्थ टू केरला इन द साउथ एंड भुज इन द वेस्ट टू अरुणाचल इन द ईस्ट। तो आज मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड व्हाट आई डिड इज़ रेप्लिकेबल, एंड उसको आप एक तो रिपीट कर सकते हो, उसको स्केल भी कर सकते हो। जैसे ही मैंने वो किया था, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, खास करके वियतनाम से, लाओस से, कंबोडिया से और कुछ अफ्रीकन नेशन से रिक्वेस्ट आई कि इसी माफ़ी की कार्रवाई हमारे में। वो मैंने उस समय गवर्नमेंट के पास पुटअप की, बट गवर्नमेंट शोड नो इंटरेस्ट, और जो कर दिया था। अगर आज आपके पास बहुत उच्च दर्जे के टीचर्स हैं हमारे, जब मैं पिछड़े वर्ग के इलाकों में जाता हूँ ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आपके पास सही प्रकार के टीचर्स ही नहीं है। ट्रेनिंग द ट्रेनर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ग्रेटेस्ट चैलेंज। 50% जो टीचर्स हैं और पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। आपको कंप्यूटर सिखा रहे हैं गांव में, कौन है PT टीचर, उसको कंप्यूटर खुद भी नहीं आता। 40 कंप्यूटर के पीछे बच्चे खड़े हैं ऑन दे टिप टो, और वो कहता है जिसको मैं हिला रहा हूँ ना, ये चूहा, इसको चूहा कहते हैं। आधे टाइम में लाइट नहीं होती। वी गॉट टू चेंज ऑल दिस। मीन्स आर अवेलेबल टुडे। जैसे मन की बात है, उसी माफिक आप बेस्ट ऑफ टीचर्स लगाओ, यू कैन चेंज द आउटलुक ऑफ दिस नेशन। इसी के बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, और मैंने कहा मेरे को जस्ट गिव मी 5 मिनट्स टू इंटरेक्ट विथ यू। मेरे को PMO से जवाब तो जरूर आया 2 years आफ्टर आई रोट द लेटर टू। 2 साल के बाद जवाब आया, तो आई टोर इट एंड थ्रू इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट। आई सेड दे आर ऑब्वियसली दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था। उस समय मेरे पास एज भी मेरे फेवर में थी, चाहे मैं रिटायर हो गया था। और प्रधानमंत्री जो है बहुत ही विजनरी है, फ्यूचरिस्टिक है, लुकिंग फार इनटू द फ्यूचर है। इवन नाउ इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी,
मैं दावे से कह सकता हूँ मैं हिंदुस्तान की शक्ल को चेंज कर सकता हूँ थ्रू एजुकेशन। बिल्कुल सर, वो जज्बा आपका अब भी दिखता है कि देश के लिए कुछ करने का, या हम कैसे क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी लगन और वो जो पैशन है ना, वो अभी भी नज़र आता है कि अभी भी, बेशक आपने जिक्र किया कि आप 81 ईयर्स के हैं, बट अभी भी आप थकने वाले नहीं हैं और बैठने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। देखो, जब मैं इंडिया में गया था तो मैं केवल सीनियर केमिस्ट पास था। आज मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं दिल्ली के 30 से 40 कॉलेजेस में हर साल लेक्चर देता हूँ। देश के तकरीबन मोस्ट ऑफ द IITs में मैं लेक्चर दे चुका हूँ, IIM में दे चुका हूँ। तो ये काबिलियत कहाँ से आई? इट्स अ पैशन ऑफ माइंड। जब मैं IIM में लेक्चर देना चाहता हूँ, आई गॉट टू नो अ लॉट मोर देन व्हाट दे, अदरवाइज व्हाई विल दे इनवाइट यू एंड व्हाई विल दे लिसन टू यू। तो खूब मेहनत करनी पड़ती है। 8-8, 10-10, 15-15 दिन में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे रोज़ पढ़ता रहता हूँ टू गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल, वो पैशन है, लेकिन उसका पैशन का जितना इस्तेमाल किया जा सकता है देश ने उतना किया नहीं, फ़ायदा नहीं उठाया। हो सकता है कि आपके पॉडकास्ट को सुनने का मे बी। बिल्कुल सर, और लेकिन एक चीज़ और है इसमें पॉजिटिव कि बेशक रिस्पांस लेट आया, बट आपने फिर भी हार नहीं मानी, या फिर भी कोशिश अपने एंड से कर ही रहे हैं। एंड इवन नाउ अभी भी कि आप तैयार है कि अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ में सहयोग मांगे तो यू आर स्टिल रेडी to go and cooperate and also to transform things which you want to. Thank you so much sir for giving your time and for this podcast. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो जो भी आपको पसंद आया है या आप कुछ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।